नमस्कार। आज हम माध्यमिक स्तर पर कवि देव की कविता को पढ़ाएंगे। अभी इससे पहले आपने भक्ति काल के कई कवियों की कविताएं अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी है, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीर आदि कवियों की कविताएं रही हैं। कि साहित्य निरंतरता में पैदा होता है और साहित्य की निरंतरता और उसके इतिहास की निरंतरता को जानने के लिए हम विभिन्न काल के कवियों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कुछ विभिन्न कालों के कवियों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करते हैं। तो रीतिकालीन कविता की विशेषताओं को उजागर करने के लिए या उसका सामान्य परिचय माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को देने के लिए कवि देव की कविताएं पाठ्यपुस्तक में रखी गई हैं। देव की कविता को समझने समझाने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें रीतिकाल की कविताओं की कुछ विशेषताओं को जानना पड़ेगा। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य में है वह 200 वर्षों का लगभग काल माना जाता है। इसकी शुरुआत हम 1650 से लेकर 1850 तक मान सकते हैं। इस युग की कविता जन सामान्य से हटकर राजाश्रयी हुई या दरबारी कविता बनी, और इससे पहले भक्ति काल की कविता जन सामान्य से जुड़ी हुई कविता थी। रीतिकालीन कविता और भक्तिकालीन कविता में ये मुख्य फर्क है कि यह कविता राजाश्रय में विकसित हुई। भक्ति की लो धीरे धीरे क्रमशः मंद होती गई और श्रृंगार और की प्रवृत्ति बढ़ती गई, जो हम रीतिकालीन कविता में देख सकते हैं। इस युग की कविता में भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया था और कविता पारलौकिक या आध्यात्मिकता से या भक्ति भावना से हटकर धीरे धीरे लौकिकता की ओर उन्मुख हुई। और यह उसकी प्रवृत्ति हमें भक्ति काल के अंतिम दिनों में दिखाई देती है, जहाँ कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में धीरे धीरे श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति बढ़ती गई और भक्ति क्षीण होती गई। भक्ति काल की कविता की यह श्रृंगारिकता ही आगे चलकर रीति काल में मोटे तौर पर हमें दिखाई देती है। भक्ति काल की जो कविता है उसमें जो प्रेम है वह सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि वह भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रमुख है। जबकि रीतिकाल की कविता का प्रेम जो है वो लौकिक प्रेम है। लेकिन कवियों ने उस प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ व्यक्त किया है, यानी कि आलंबन उसके राधा और कृष्ण ही है, लेकिन वह प्रेम लौकिक है। जो श्रृंगारी प्रवृत्ति है उसमें आध्यात्मिकता नहीं है। भक्ति काल और रीतिकालीन कविता के फर्क को हम तुलसी की एक पंक्ति से देख सकते हैं, जहाँ तुलसी कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। वो कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ और ना ही चतुर हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम का गुण गाना चाहता हूँ, यानी कि राम की भक्ति उनका प्रमुख उद्देश्य थी। जबकि रीतिकाल का कवि कहता है, आगे के कवि समझे तो कविताई, नहीं तो राधा कनाई सुमिरन को बहानो है। यानी मेरी कविता का उद्देश्य कविता करना है। अगर मेरी कविता आगे के कवियों को, लोगों को अच्छी लगे तो वह कविता है, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि यह राधा और कृष्ण की भक्ति का स्मरण करने का एक बहाना है। यानी कि आप इस फर्क से ये समझ सकते हैं कि रीतिकालीन कविता का कवि कर्म या उद्देश्य किस स्तर पर था और भक्तिकालीन कविता का उद्देश्य क्या रहा है। जब यह श्रृंगारिक भक्ति जब इस तरह हुई तो यहाँ जो है वह मुख्य रूप से लौकिक श्रृंगार की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। यहाँ इस लौकिक श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए कवियों ने साहित्य शास्त्र का सहारा लिया, जो संस्कृत में नाई का भेद है, रस का निरूपण है, शब्द शक्तियाँ हैं, काव्य गुण है, अलंकार है, छंद है। इन सब के आधार पर उन्होंने कविता रची, क्योंकि
उन्हें चमत्कार प्रियता यानी कविता में चमत्कार कैसे पैदा किया जाए और कविता को कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाए, इसलिए रीतिकाल के कवियों ने काव्य शास्त्र का आधार ग्रहण किया। रीतिकाल शब्द के पीछे, रीतिकाल के नामकरण के पीछे भी यही प्रवृत्ति है। रीति से मतलब यहाँ हुआ कविता करने की रीति, कविता करने के नियम, कविता करने की पद्धति क्या होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है वह अपनी कविता में लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविता करने की पद्धति या रीति या कविता के नियम को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन रीतिकालीन कविता में इस प्रवृत्ति को समझाने के लिए आधार रूप में हमारे पास संस्कृत का काव्य शास्त्र था या संस्कृत साहित्य शास्त्र था। हिंदी कवियों ने उस संस्कृत काव्य शास्त्र को ब्रज भाषा में ला के कविता के क्या लक्षण होते हैं इसके आधार पर लक्षण ग्रंथ तैयार किए और उस लक्षणों के आधार पर उदाहरण प्रस्तुत किए कि जैसे कोई रस की कविता है तो उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने अपनी मौलिक कविता सामने रखी। इस तरह रीतिकाल के कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता करना था, न कि साहित्य शास्त्र का परिचय कराना। तो वो जो कविता है उन कवियों की कविता में इसीलिए हमें सुंदर उदाहरण और हमें सुंदर कविता मिलती है। इस तरह रीतिकाल में एक कवि तो वो हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और जिन्होंने कविता के करने की पद्धति को बताते हुए उदाहरण स्वरूप कविता लिखी। उनको हम रीति ग्रंथकार कवि कहते हैं या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। एक दूसरे प्रकार के कवि और हुए रीतिकाल में जिन्होंने कोई कविता के नियमों को नहीं बताया, जिन्होंने कोई साहित्य शास्त्र का वर्णन नहीं किया, लेकिन जिनकी कविता उन काव्य गुणों पर आधारित थी, निश्चित थी। ऐसे कवियों में हम बिहारी को लेते हैं। और रीतिकाल में ही एक तीसरी तरह के कवि हुए जिनको हम रीति मुक्त कवि कहते हैं, जिन्होंने ना किसी लक्षण ग्रंथ की रचना की और ना ही काव्य की परिपाटी के अनुसार उन्होंने अपना काव्य लिखा, इसलिए हम उनको रीति मुक्त कवि कहते हैं। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि आते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरह कवियों की 3 श्रेणियां रही है रीतिकाल में। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों की हम चर्चा करते हैं तो उसमें देव एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और वो आचार्य कवि भी माने जाते हैं। उनकी कविता, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा और उन्होंने कई राजाओं का राजाश्रय प्राप्त किया, कहीं भी एक स्थिर हो के वो नहीं रहे। लेकिन उनकी कविता में हमें कविता, उनकी लक्षण ग्रंथ मुख्य उद्देश्य नहीं था, कविता करना कवि का मुख्य उद्देश्य था। इस तरह मित्रों हम देखते हैं रीतिकाल की कुछ विशेषताएं जो है वह, एक तो यह कविता श्रृंगारी है, दूसरे ये कविता राजाश्रित है या दरबारी या सामंती संस्कृति में पली बढ़ी है, तीसरी यह कविता जिसमें चमत्कार प्रियता है, उक्ति वैचित्र है और अलंकारिकता यानी साहित्य शास्त्र जिसमें रस, ध्वनि, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण आदि का ध्यान रख के कविता उत्पन्न की गई है या कविता निर्मित की गई है। तो विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर से जुड़े, इसके लिए भी इस कविता का अध्ययन जरूरी है और हिंदी कविता के इतिहास को निरंतरता में समझने के लिए भी इस कविता का अध्ययन करना जरूरी है। और इसके साथ ही आज जो हिंदी है उस हिंदी की व्यंजना शक्ति को समझने के लिए भी उस युग की कविता को जानना जरूरी है। कोई भी कविता अपनी पूर्ववर्ती भाषा से मुहावरे, कहने का ढंग आदि लेती है
और हम और आप सभी जानते हैं कि खड़ी बोली आधुनिक युग की देन है। इससे पहले कविता की भाषा ब्रज भाषा या अवधी भाषा थी, जो हमारी देशज भाषाएं हैं या जो लोक भाषाएं हैं। तो आज की कविता उन लोक भाषाओं की व्यंजना शक्ति से, उनकी कहावतों और मुहावरों से बहुत कुछ सीखती है। इसकी जानकारी के लिए भी उस कविता को समझना जरूरी है। इसलिए हम भक्तिकाल, रीतिकाल आदि की कविताओं को पढ़ाने का यह पाठ्यक्रम में रखते हैं, जिससे विद्यार्थियों की समझ बढ़े, कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता और अपनी मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए भी हम कविता का अध्ययन अध्यापन करते हैं, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि कविता सबसे प्राचीन कलात्मक विधा है और हिंदी कविता की प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी विभिन्न कालों की कविताओं के लक्षण और विशेषताओं को जानना जरूरी है। और बाद की कविता में इस कविता का क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम जानने समझने के लिए उस कविता को पढ़ते पढ़ाते हैं। तो आज हम देव की कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे कि उस कविता किस तरह भिन्न है आज की कविता से, और आज की कविता उस रीतिकालीन कविता से किस तरह प्रभावित है। तो आइए दोस्तों, हम देव की कविता की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जाने कि देव कौन थे, किस दरबार में रहे थे, उनका परिचय क्या है, संक्षिप्त में इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है और रीतिकालीन कविता में उनका एक विशेष स्थान है। देव के काव्य को जानना समझने के लिए थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व भी जानना जरूरी है। देव का जन्म इटावा में हुआ और उनका पूरा नाम देवदत्त त्रिपाठी था। उनका जन्म ऐसा माना जाता है 1673 में हुआ। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला काव्य लिखा। वो मौलिक प्रतिभाशाली कवि थे, इसलिए 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पहले काव्य की रचना की। इसी काव्य से उनका जन्म का निर्धारण किया गया है। बाकी हमारे पास को इसके बारे में ज़्यादा साक्ष्य मिलते नहीं हैं। और देव की कविताओं के बारे में कहा जाता है कि रीतिकाल के ऐसे कवि थे वे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रंथों का निर्माण किया। देव की कविता पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम के इस भाग में हमने रीतिकालीन कविता की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जाना, भक्तिकालीन और रीतिकालीन कविता में क्या अंतर है इसको भी देखा, रीतिकाल की कविता क्यों पढ़ाई जानी चाहिए या रीतिकाल की कविता हम क्यों पढ़ें इसके बारे में भी हमने जाना, और साथ ही कविता का पाठ कैसे किया जाए ये भी आपके सामने रखा। बाकी के जो पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद है उनको हम कार्यक्रम के अगले भाग में जानेंगे।